अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम MCT 501 के लेक्चर नंबर 10 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन पर टॉपिक अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी ये होती है जब भी किसी के पास उस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल उसके हैंड में होता है, मीन को वो कोई भी मेकिंग डिसीजन कर सकता है, कोई भी ऑर्डर दे सकता है, उसको क्या कहते हैं, अथॉरिटी कहते हैं। अब हमारे पास थ्री टाइप्स के लाइन अथॉरिटी है, स्टाफ अथॉरिटी और फंक्शनल अथॉरिटी है। लाइन अथॉरिटी क्या होती है, ये हमारे पास इनके पास इतना राइट होता है कि किसी के साथ जो मशवरा करने के बगैर वो वर्क कर सकते हैं। मीन कि वो डायरेक्टली जो डिसीजन कर लेते हैं विदाउट किसी की परमिशन के बगैर जो भी काम करना है वो कर सकते हैं। इसको लाइन अथॉरिटी कहते हैं। स्टाफ मैनेजर वो होता है या एंड स्टाफ अथॉरिटी क्या होता है। ये हमारे पास जो लाइन मैनेजर जो होता है वो हेड होता है, जो वो उसके क्या होते हैं, जो नीचे जो स्टाफ अथॉरिटी होती है, स्टाफ मैनेजर जो भी वर्क कर होते हैं, सेल्स वगैरह एम्प्लॉय वगैरह काम कर रही होती है, वो क्या करते हैं कि जो मैनेजर होता है उनके ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता है। फंक्शन कंट्रोल होता है। तो ये आपसे एज हम एक्सक्यूज़ पूछ सकते हैं कि द मैनेजर एक्ट्स इज एज राइट आर्म ऑफ द टॉप एग्जीक्यूटिव। ये आप याद रखना है। लाइन वर्सेज और स्टाफ अथॉरिटी क्या होती है, मैंने बता दिया। लाइन मैनेजर क्या होता है, अथॉरिटी है स्टाफ। लाइन का अथॉरिटी मीन कि वो ऑर्डर करता है, ठीक है, उसके पास राइट होता है, वो कोई भी डिसीजन कर सकता है विदाउट एनी परमिशन के। स्टाफ अथॉरिटी मतलब है कि वो क्या वो स्टाफ को मीन के ऑर्डर देता है और नेक्स्ट क्या होता है कि इन्होंने ना जो हमारा मैनेजर होता है उनके फॉलो करना होता है ऑर्डर को। इस तरह हमारे पास लाइन मैनेजर HRM रिस्पॉन्सिबिलिटी को, HRM की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फंक्शन स्टाफ फंक्शन को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना वगैरह, जो है ये HRM की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे पास कोऑपरेटिव लाइन एंड स्टाफ HR मैनेजमेंट। स्टाफ मैनेजर को हम कह सकते हैं, HR मैनेजर भी कह सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, ये आप पूछ सकते हैं। इस तरह जब हम न्यू पर्सन को हायर किया जाता है तो HRM जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो स्पेसिफाई करके दे कि ये स्किल पर्सन है, इसके पास स्किल है कि नहीं है, उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, उसके पास स्किल होनी चाहिए। ये आज जो डिसीजन होते हैं ये हमारे पास जो स्टाफ मैनेजर करते हैं, फिर वो क्या करते हैं, लाइन मैनेजर को बता देते हैं कि इस पर्सन के पास ये स्किल है, इतनी इसकी जो डिग्री है स्ट्रांग है और इतना मीन कि ये इस चीज़ का कैपेबल है कि वो ये टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। इससे लाइन मैनेजर की इंपॉर्टेंस है, ये आपने देख लेना ये क्या होते हैं। लाइन मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, प्लेसमेंट है, ओरिएंटेशन है, ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, लीड करना, इम्प्रूविंग जॉब परफॉर्म की जो जॉब है उनको की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, और उनसे कोई भी जो कॉपरेशन गेनिंग क्रिएटिव कॉपरेशन है, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज है, प्रोसीजर है, कंट्रोलिंग लेबर कॉस्ट है, मीन ये तमाम जो है मैनेजर जो वर्क कर सकता है वो उसके लाइन मैनेजर के आप अपने से भी बेशक पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि लाइन मैनेजर वर्क होता है कि ऑर्डर देना, फिर नेक्स्ट क्या जितनी भी वो वर्क आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना, उनको मोटिवेट करना, टाइम टू टाइम डे बाई डे जो है कि अगर उनके अंदर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं उनको क्या करना, उनमें हेल्प करना और उनको मोटिवेट करना, लीड करना, ताकि वो अच्छी से अच्छी जो परफॉर्मेंस है कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट भी हो। स्टाफ मैनेजर को मैंने आपको बता दिया, इनका बेसिक गोल होता है कि एडवाइस लाइन में इन द कंप्लीशन दिस बेसिक गोल। जो लाइन मैनेजर होता है इसका जो बेसिक गोल होता है कि जो हमारे पास कंपनी गोल होते हैं उनको अचीव करने में जो हमारे पास लाइन मैनेजर होता है इसका सबसे बड़ा किरदार होता है। HR मैनेजर आज जनरल स्टाफ जो HR मैनेजर होता है वो जनरल स्टाफ मैनेजर होता है, मीन कि इन्होंने क्या करने होते हैं, लाइन मैनेजर के ऑर्डर को फॉलो करना होता है। इस तरह हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टाफ मैनेजर की, HRM की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या HRM मैनेजर की या स्टाफ मैनेजर, ये दोनों एक ही नेम है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि न्यू एम्प्लॉय को हायर करना, उनको ट्रेन करना, उनको रिवार्ड देना, उनकी प्रमोशन करना और उनके साथ क्या करना, कोऑपरेट करना, उनकी हेल्प आउट करना, जितने भी जो वर्क होता है ये किसका काम होता है, HR मैनेजर की या स्टाफ मैनेजर। ये आपने दोनों का डिफरेंस याद रखना है, नेम बिल्कुल सेम है। स्टाफ मैनेजर को हम HR मैनेजर भी कह सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है इंडिविजुअल। अब हमारे पास है कि HRM जो है वो क्या होता है, इंडिविजुअल हु मैं नॉर्मली एक्ट एज एनिवर्सरी और सब, ये मैंने आपको पूरा एलेबोरेट कर चुका हूँ। अच्छा, अब हमारे पास है कि इंपॉर्टेंस है HR एग्जीक्यूटिव क्या होता है। ये टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं, ये हेड को जो रिपोर्ट देते हैं उनको। इस तरह हमारे पास है HR जर्नलिस्ट है, ये इनके डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं HR के रिलेटेड। ये तमाम HRM फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। जो HRM जो होते हैं ये तमाम जो टास्क होते हैं परफॉर्म करते हैं, HRM ह्यूमन रिसोर्स के रिलेटेड होते हैं ये तमाम, और जो HRM फंक्शन में ये भी इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास है कि HR स्पेशलिस्ट का, ये ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर होगा या नॉन मैनेजर हो सकते हैं। इनको हम जो HR स्पेशलिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कह सकते हैं, एग्जीक्यूटिव मैनेजर कह सकते हैं, नॉन मैनेजर हो सकते हैं। ये कंसर्न होते हैं जो फंक्शन एरिया के अबाउट। ये आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं एज MCQs। तो ये हमारे पास है कि लेक्चर ख़त्म होगा, हम नेक्स्ट स्टार्ट करें, लेक्चर नंबर 11 कर रहे हैं। अच्छा, इसका हमारे पास है कि लीगल कॉन्टेक्स्ट
कॉन्टेक्स्ट ऑफ एचआर डिसीजन। अच्छा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को हमें अपने कोर्ट जो होते हैं उनसे दूर रखना होता है। अगर हमारे पास कोई भी कोर्ट वगैरह केस हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो हमारी जो कंपनी की रेपुटेशन जो होती है ख़राब हो जाती है, जो हमारे पास पब्लिक में मीन का बैड इंप्रेशन पड़ना शुरू हो जाता है। सॉरी, अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वाई अंडरस्टैंडिंग द लीगल इन्वायरमेंट इज़ इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशन को राइट थिंग करने में हेल्प करता है, लीगल लिमिटेशन प्रोवाइड करते हैं। मीन का हम एक लीगली जो कि एक हमें दूध मीन की मिली होती है, एक लीगल रह के हम क्या करते हैं, वर्क कर सकते हैं। ये इसलिए होता है। इसके अंदर हमारे पास लिमिटेशन है, जब लीगल डिपार्टमेंट है, लिमिटेड प्रोटेक्शन एलिबिलिटी, ये मैंने यहाँ पे एलेबोरेट कर चुका हूँ। डूइंग द राइट थिंग, अगर हम अच्छे अगर हम ये कि अच्छी तरह वर्क करेंगे तो हमें क्या होगा, हम कोर्ट से भी बचे रहेंगे और हमारे जो परफॉर्मेंस होगी वो भी वेल रहेगी, वो अच्छी होगी बाकी ऑर्गेनाइजेशन से। अब हमारे पास फेयर एम्प्लॉयमेंट। फेयर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि हम तमाम एम्प्लॉई के बिटवीन जो है कि फेयर डिसीजन करना होता है। ये नहीं देखना होता कि ये पर्सन हमें पसंद नहीं है, किसी को उसकी जेंडर, उसके कलर के ऊपर या उसके रिलीजन के ऊपर हमें मीन के उनको बुरा भरा कहना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, तमाम भी एम्प्लॉइयों के साथ फेयरली जो है कि हमें रहना चाहिए। अब हमारे पास है कि एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, हायर एंड इसके अंदर जो है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं मतलब होता है कि हमें हायर प्रिपेयर एंड प्रमोट करते हैं, अपनी डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, मीन उन्हें में फ़र्क करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट के बिटवीन फ़र्क करना। डिस्क्रिमिनेशन होती है कि उनके रिलीजन के बेस के बुनियाद पर, कलर की बुनियाद पर, उनकी जेंडर की बुनियाद पर या उनकी डिसेबिलिटी की वजह से हम उनको जो है कि हायर कर लेते हैं। मीन कि इनके मतलब चाहे वो इंसान जो कि उसकी डिसेबिलिटीज़ है तो तभी हम हायर कर लेते हैं। अगर उसकी किसी भी कलर जेंडर के विदाउट बगैर देखी हुई या किसी कंट्री से बिलोंग करता है, इसका कलर कैसा, हमें उसमें कोई भी नहीं देखता, हमें जस्ट क्या करते हैं, हम उनकी एजुकेशन स्किल वगैरह का देकर हम उसको हायर कर सकते हैं। इस तरह के लॉ इफेक्ट एचआरएम है। तो ये आपने देख लेना, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती हैं, ये आपने देख लेना है। लॉ एंड अदर लॉ, द मेजर ई और लॉ कट अक्रॉस नियरली एवरी। तो ये हमारे पास होता है कि ये ट्रीटमेंट करना इक्वली जो है। अच्छा, ये अब हमारे पास ई ओ यहाँ पे जो एलाबरेट हुआ है। अच्छा, ये जो एक्ट होता है ये 1964 में जो है कि पास हुआ था। इसका मतलब होता है कि हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए मेन के हर एम्प्लॉय के साथ जो कि ट्रीट करना चाहिए इक्वली एंड फेयर। किसी को किसी की बेस के बुनियाद पे हमें ट्रीट नहीं करना चाहिए। उसका रंग जो है कि वो ब्लैक है, उसका रिलीजन ये, हमें बिल्कुल ये देखना, हमें चाहिए सिर्फ देखना चाहिए उसके उनकी एजुकेशन क्या है, उनके उनके पास स्किल क्या है, वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट होंगे या ना होंगे। हमें ये नहीं देखना चाहिए उनके का रिलीजन कहाँ से है, वो किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, ये तमाम जो चीज़ें बुनियाद पे हमें किसी एम्प्लॉय को हायर नहीं करना चाहिए, हमें इक्वली जो है कि फेयर करना चाहिए। हमारे पास है कि अफर्मेटिव एक्शन है, ओवरकम द प्रेजेंट इफेक्ट ऑफ पास जो कि पास प्रैक्टिस से हमें जो कि प्रेजेंट इफेक्ट को क्या करना चाहिए, काम करने ओवरकम करना चाहिए। एलिमिनेट अनलॉफुल डिस्क्रिमिनेशन अमंग एम्प्लॉय एप्लीकेंट के जो दरमियान जो अनलॉफुल जो डिस्क्रिमिनेशन होती है वो ख़त्म करनी चाहिए, एलिमिनेट करनी चाहिए। अब हमारे पास इक्वली पे एक्ट 1963 एज आपने ये याद रखने हैं कि ये एक्ट 1963 में क्या हुए थे, ये तमाम जो आपने याद रखने हैं, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके अंदर मैन और वूमेन जो अगर सेम जॉब होल्डर हैं तो उनके क्या होना चाहिए, पे भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक की जो पे है वो ज़्यादा और एक की पे कम हो, हमें इक्वली फेयरनेस करनी चाहिए। अब हमारे पास है कि सिविल राइट्स एक्ट 1964 CRA टाइटल हुई है। इसके अंदर हमें क्या करनी चाहिए, प्रोहिबिट किया, इसके अंदर हमें प्रोहिबिट किया गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी बेस के ऊपर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। इसके अंदर मैंने आपको बता चुका हूँ कि किसी की डिसेबिलिटी, किसी के कलर, किसी की जेंडर और किसी की और भी चीज़ों को देखे बगैर हमने क्या करना चाहिए, उनको ट्रीट करना नहीं चाहिए। उनकी क्या करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए इनके अंदर स्किल है, इनके अंदर एजुकेशन है, इनकी वेल है या नहीं है। क्योंकि अक्सर काज ये होता है कि हम जो है कि ज़्यादा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख लेते हैं कि ये किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, इसका रिलीजन क्या है, इसकी जो है कि रेस क्या है, नेशनल ओरिजिन क्या है। ये तमाम हमें चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, हमें बस देखना चाहिए इनके पास स्किल कौन सी है और इनके पास एजुकेशन कौन सी है। बस इनकी बुनियाद पे हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे पास एम्प्लॉई होते हैं उनको हायर करना चाहिए। अब एज डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1967, ये 1967 के अंदर पास हुआ था। एज की बुनियाद के पास एक ही एज की बुनियाद के बगैर हमें क्या करना चाहिए, एम्प्लॉई को हायर करना चाहिए उनकी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, उनकी स्किल की बुनियाद पे और उनकी एजुकेशन की बुनियाद पे। हमें ये नहीं देखें इनकी उम्र जो है बहुत ज़्यादा, जिस तरह 40 ईयर का पर्सन है तो हम क्या कहें ये बहुत ओल्ड एज का पर्सन, हमें इससे आने हमें उसकी क्या करना चाहिए, मैंने आपको बता चुका स्किल एजुकेशन की बुनियाद पे हमें हायर करना चाहिए। अब अमेरिकन विदाउट डिसेबिलिटीज़ एक्ट, ये हमारे पास 99 के अंदर जो है कि हमें अमेरिका के अंदर ये लॉ पास हुआ था। डिसेबिलिटी की बेस पे हम पर्सन को जो कि क्वालिफाइड में फ़र्क नहीं करना चाहिए, हमें उनको भी ट्रीट ऐसे करना चाहिए जैसे कि एक बिल्कुल
एक जो कि हमारे पास बिल्कुल जो पर्सन बिल्कुल ठीक है उनके साथ जो कि हमें एक डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं जो डिसेबल पर्सन होते हैं हम क्या करते हैं उनको जो कि हायर नहीं करते अपनी कंपनी के अंदर, हमें उनको भी हायर करना चाहिए उनकी एजुकेशन स्किल की बुनियाद पे। इस तरह अगर आपने ये देख लेने फॉर्मेटिव एक्शन है, ये आपने एज ए देख लेना चैलेंज लीगल कंप्लाइंस है, वही मैंने आपको बताया कि हमें अपनी कंपनी को कोर्ट से दूर रखना चाहिए ताकि हमारी रेपुटेशन ख़राब ना हो। अच्छा, कम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉ है, ईच इंडिविजुअल लॉ इज़ कंपाइंड बाय सेट ऑफ रेगुलेशन दैट कैन बी क्वाइट लेंथी। ये आपने एज एम देख लेना है ये वाला। अनयूनिटेंडेड कॉन्सिक्वेंस इट इज़ वेरी कॉमन फॉर लॉ, ये बहुत कॉमन है कि गवर्नमेंट जो प्रोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही कॉमन है। हमें क्या करना चाहिए, नेगेटिव जो चीज़ों को क्विट करना चाहिए, टर्न आउट करना चाहिए। और चैलेंज जो मैनेजर के हिसाब से बड़ा चैलेंज होता है कि एंटीसिपेट के साथ डील करना, बहुत टेंडेड और टेंडेड और यूनिटेंडेड जो के साथ जो कि एंटीसिपेट करना होता है हमारे दोनों के साथ। हमारे पास लेक्चर नंबर 12 है, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है। HR प्लानिंग का मतलब होता है कि हम अपनी कंपनी के गोल सेट कर लेते हैं। कोई भी कंपनी का गोल सेट करेंगे, हमें पहले प्लान करते हैं कि उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके गोल कैसे अचीव करना है, कैसे करना है, ताकि हम कंपनी के गोल को अचीव कर सकें। तो क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग का मैंने आपको बता चुका हूँ व्हाट इज़ प्लानिंग। जस्ट आपने क्या करना है, कंसेप्ट क्लिक करने और एक दफ़ा जो कि ये रीड आउट कर लेने हैं हैंडआउट्स। व्हाट इज़ प्लानिंग कंसर्न विद प्लानिंग अलाउ यू टू मेक योर डिसीजन। प्लानिंग हमें ये अलाउ करती है कि हम डिसीजन कर सकें। अच्छा डिसीजन करेंगे तो हमारी जो कंपनी गोल है हम अचीव कर सकते हैं। इस तरह का प्लानिंग रियल नीडी, हम नेवर फेस चेंजेस इन द एनवायरनमेंट देयर वुड हैव बीन नो नीड फॉर प्लानिंग। अच्छा, हमें जो है कि प्लानिंग करनी चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ साथ। एनवायरनमेंट के अंदर अगर हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं तो हमें क्या करनी चाहिए, अपनी जो प्लानिंग है उनके अंदर भी चेंजेस करना। अगर एनवायरनमेंट पे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो हमें अपनी जो प्लानिंग है उनको चेंज नहीं करनी चाहिए। मीन कि हमें डे बाई डे जो टेक्नोलॉजी आ रही है एनवायरनमेंट के साथ ही हमें मूव करना चाहते हैं। अगर हम टाइम के साथ मूव करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ मूव करते हैं, तो हम जो ऑर्गेनाइजेशन जो है कि टॉप लेवल पे होगी, हम अपनी कंपनी गोल जो है सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास स्ट्रेटजी प्लानिंग क्या होती है और स्ट्रेटजी के अंदर नेक्स्ट आएगा। स्ट्रेटजी के प्लानिंग क्या होता है, ये आपने जस्ट एक दफ़ा रीड आउट कर लेने में आपको जो जस्ट कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। स्ट्रेटजी का मतलब होता है एक स्ट्रेटजी बना लेना, प्लान बनाना, सिस्टमेटिक वे है जिसमें हम ये रिव्यू करते हैं कि इस चीज़ को हमने जो भी टास्क है इसको किस तरह हमने जो हमारे पास टास्क है उसको किस तरह गेन करना है। एम्प्लॉई जो हमारे पास मौजूद हैं उनमें कोई रिक्वायर स्किल होनी चाहिए। मीन कि स्ट्रेटजी मतलब होता है कि हमें हमने देखना होता है उनकी रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी देखनी होती है। जो हमारे पास एम्प्लॉई हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और उनमें जो भी स्किल रिक्वायर है क्या हमें हमारी उनके पास हैं या नहीं है स्किल। ये दो चीज़ें हम देखें, ये देख मैंने हाईलाइट की, रिक्वायरमेंट एंड अवेलेबिलिटी हम देखते हैं। इंक्लूड रिस्ट्रिक्टेड हायरिंग, रिड्यूस और अर्ली रिटायरमेंट्स एंड ले ऑफ। और हम क्या करते हैं कि रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हायरिंग, जो कि हमारे पास जो न्यू एम्प्लॉई हायर करने होते हैं उन वो हम हायर नहीं करते और हमारी जो उनकी जो आर होते हैं उनको कम कर देते हैं। अब हमारे पास है कि बेनिफिट क्या होते हैं HR प्लानिंग के। ये हमारे पास क्या होता है कि जो जॉब असाइनमेंट होती है उनको प्लानिंग करने में हेल्प करता है और जो स्टाफ में जो कमी पेशी रह जाती है उसको क्या करते हैं कोप करने में हमारे पास हेल्प करता है। और ये जो हमारे पास रिक्रूटिंग नीड्स होती है, जो हमारे पास न्यू जो हम जो एम्प्लॉई हायर करते हैं उनको आइडेंटिफाई करना, शिनाख्त करने में आसानी होती है। प्रोवाइडर अदर यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, और हमारे पास जो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे पास है कि फॉरकास्टिंग अबाउट है। फॉरकास्टिंग मतलब होता है कि जो भी फॉरकास्टिंग इज़ कैरियड आउट इनटू बेसिक एरिया, ये 2 एरिया पे डिपेंड करता है। एक हमारे पास है हमारे पास फोरकास्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन एंड सप्लाई फोरकास्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। ये ट्रेंड एनालिसिस है, रेशियो एनालिसिस और रिगर्सियन एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट, ये आप देखना। जजमेंट मेथड है तो ये भी देखना। फॉरकास्टिंग इन्वॉल्व 2 एक्टिविटी, ये 2 पे होता है। ये एक हमारे पास मोनीटर करना, जो मोनीटर का मतलब होता है कि हमने उसको मोनीटर वगैरह जज करना होता है, एनालिसिस करना होता है। एंड सेकंड इन्वेस्टिगेशन करनी होती है उनके अबाउट फ्यूचर HR नीड एंड कंसर्न, उनके मैंने इन्वेस्टिगेशन करना होता है फ्यूचर में। मीन के हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे पास फ्यूचर में आने के लिए आने वाले वक्तों में हम जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन है टॉप लेवल पे जा सकती है, यानी मीन के उनको इन्वेस्टिगेशन करना, मॉनिटर करना होता है। अब नेक्स्ट हमारा फॉरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। जीरो बेस्ड फॉरकास्टिंग, जीरो बेस्ड ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूचर नीड को एनालिसिस करती हैं, इससे इसको पता चल जाता है कि इनकी नीड क्या होंगी एंड इनकी कितनी स्टाफ हमें रिक्वायर होगी। जीरो बेस्ड फॉरकास्टिंग के अंदर अब बॉटम अप अप्रोच हम क्या करते हैं, लो लेवल से मॉनिटर स्टार्ट करते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हमें कितनी जो एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर है। मैथमेटिकल मॉडल के ज़रिए हम जो मैथमेटिकली जो भी कुछ चीज़ें वगैरह होती हैं उनको पॉजिटिवली जो है कि हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि हमारे पास सिमुलेशन, और सिमुलेशन ये एज एमसीक्यूज़ ये आपने देख लेना है कि
सिचुएशन थ्रू अ मैथमेटिकल मॉडल, ये एक तो मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंट करती है और ये आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ये हमारे पास जो है कि एब्स्ट्रक्शन करती है मॉडल को रियल वर्ल्ड में। अब है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है जब हमारे पास कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा माल तैयार हो जाता है, लोग कितने मीन के उस चीज़ की डिमांड नहीं होती, वो क्या करते हैं सरप्लस आ जाता है। इससे हम क्या करते हैं अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह, उनकी जो प्राइस डाउन करते हैं ताकि हमारा जो डिमांड ज़्यादा आ सके और हम जो कि उसको प्रोडक्ट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से आउट कर सकें। इसके बारे में फॉर के सरप्लस की वजह से हमारे पास जो क्या करने होते हैं कि जो हायरिंग होती है, न्यू एम्प्लाई जो हायर करने होते हैं, वो हम क्या करते हैं वो काम कर देते हैं, हम उनको हायर नहीं करते। रिड्यूस आर उनके जो घंटे होते हैं काम करने के और वर्क होते हैं जिसको हम अर्ली वर्क होते हैं, वो क्या करते हैं काम कर देते हैं और उनको जो कि जल्दी रिटायरमेंट कर दे और ले ऑफ। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई और ऑप्शन अगर नहीं बचता तो वो क्या करते हैं वो सारे एम्प्लॉयमेंट जो भी वर्क आ रहे होते हैं जिनको उन्होंने आउट करना होता है वो उनको परमानेंटली निकाल देते हैं कुछ ले दे के। तो ये हमारे ले ऑफ कराती है। ये भी आ रहा है शॉर्टेज ऑफ वर्कर फॉरकास्टेज। आप शार्टेज आ जाती है तो ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव रिक्रिएटिंग न्यू एम्प्लॉय को हायर करना होता है, कंपनसेशन इंसेंटिव उनको जो कि हम इंसेंटिव देते हैं, बेनिफिट देते हैं, कुछ अकोमोडेशन देते हैं, उनकी प्रमोशन वगैरह कर देते हैं ताकि जो हमारे पास जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं वो हैप्पीली जो वर्क करें और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, अचीव हम जो कि गोल अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा हो। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम में उनको ट्रेन मोटिवेट किया जाता है। अगर कोई अनस्किल वर्कर है तो स्किल उनको पहले सिखाई जाती है, फिर उनको टास्क परफॉर्म किया जाता है, दिया जाता है। डिफरेंट सिलेक्शन स्टैंडर्ड है, विलिंग टू हायर एंड इसके अंदर हम जो कि इनएक्सपीरियंस पर्सन को हायर कर लेते हैं, फिर उनको क्या करते हैं ट्रेनिंग वगैरह दे के हम उनको जो कि जॉब के लिए रख देते हैं। इस समय सक्सेशन नेक्स्ट है कि सक्सेशन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सक्सेशन प्लानिंग और सक्सेशन डेवलपमेंट का सक्सेशन प्लानिंग जब कोई सीट एम्प्टी हो जाती है मैनेजर के लिए तो हम क्या करते हैं कि कोई क्वालिफाइड जो पर्सन है वो मौजूद हो जो सीट पे आ सके मैनेजर की। मैंने क्या सकाल ये देख लेते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अगर मैनेजर की सीट है तो हमें क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर के लिए कोई पर्सन रिक्वायर्ड होता है, वो क्या करता है हम उसको फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं कि हमारी जो मैनेजर की सीट है कोई फुलफिल कर सके तो वो हम हायर कर रहे हैं मैनेजर के लिए। अब हमारे डेवलपमेंट अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम वगैरह आ जाए तो सिचुएशन आ जाए तो कंपनी में ऐसे लोग होंगे जो हमारे पास लीडर बन जाएं डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर। ये हमारे पास ये इनसाइड जो होते हैं वो जो भी अप्लाई काम कर रहे होते हैं हम उनमें से जो अच्छा वर्क परफॉर्मेंस जो कि शो करवा रहा होता है उसकी प्रोग्रेस अच्छी होती है कंपनी के अंदर, हम क्या करते हैं कोई डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर हमें उसको जो है कि प्रमोशन कर देते हैं। डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर कोई मैनेजर वगैरह नहीं है हमारे पास तो क्या करता है वो हमारे पास लीड करता है, उसके पास एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ होता है, कंपनी को वो रन करना जानता है। अब बस प्रोसेस है कि स्टेप को डिटरमाइन हमें इसको डिटरमाइन करना होता है अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को। इसके अंदर हमारे पास जो स्किल वर्कर होते हैं उनको रिक्वायर होते हैं एक्सपीरियंस वर्कर जिसको हम कह सकते हैं, और हमारे पास एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ लाइट करंट होते हैं, डेवलप एक्शन प्लान। ये मीन के इनको डेवलप करना चाहते हैं, मोटिवेट करना होता है टाइम टू टाइम ताकि वो अच्छी प्रोग्रेस शो करवा सकें। अब इंपॉर्टेंस ऑफ HRP है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस है, न्यू टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी की जो न्यू टेक्नोलॉजी है हमें अपनी कंपनी के अंदर भी न्यू टेक्नोलॉजी है को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। चेंजेस स्किल है, मीन के जो टाइम टू टाइम जो स्किल वगैरह चेंज हो रही हैं हमें वो स्किल वर्कर भी जो कि टाइम टू टाइम जो स्किल वर्कर हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ हायर करनी चाहिए। और चेंजिंग डेमोग्राफिक ऑफ द वर्क फोर्स है, और मर्ज एंड एक्विजिशन लीगल डेवलपमेंट है, और जो लीगली जो है उनको भी डेवलपमेंट। रिक्वायरमेंट फॉर द इफेक्टिव HRM, HR पर्सनल अंडरस्टैंड या HR प्लानिंग। जो HR होती है वो पर्सनली अंडरस्टैंड कर रही होती है HR प्लानिंग प्रोसेस को। आप टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट टॉप जो मैनेजमेंट होती है वो क्या सपोर्टिव होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट के साथ, और जो HR स्टाफ होता है जो लाइन मैनेजमेंट होती है ये दोनों हेल्थी होनी चाहिए। और HR जो प्लान होता है ये इंटीग्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो कि बनाने चाहिए, प्लान बनाने चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। इस तरह की जो टर्म्स ये आपने पढ़ लेनी, ये इंपॉर्टेंट होती है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 13 है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग क्या होती है? स्ट्रेटजिक प्लानिंग ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑब्जेक्टिव क्या हैं उनको स्ट्रेटजिक प्लानिंग वे के थ्रू गेट किया जा सकता है। मीन कि एक हम मनसूबाबंदी कर लेते हैं, प्लान बना लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। या आपने पढ़े HR रोल वुड इंक्लूड एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वगैरह। इसके अंदर जो हम जो कंपनी के ये मैं आपको SWT SWOT का ये जो पूरी जो लाइन है ये नीचे एलेबोरेट करता हूँ। अब हमारे पास HR प्लानिंग के प्रोसेस हो सकते हैं। डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन मिशन, हम जो ऑर्गेनाइजेशन का जो मिशन या मकसद होता है क्या है वो डिटरमाइन करते हैं। स्कैन द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेंथ है या वीकनेस, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट्स हैं कौन कौन से, ये हम क्या करते हैं उसको जज करते हैं, स्कैन करते हैं। SWOT SWT SWOT जो कि इको फॉर द एनवायरनमेंट आपने भी पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ी है तो ये
तो आप इससे फैमिली होंगे मीन क्या ऐसे मतलब स्ट्रेंथ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितनी मीन के पावरफुल है, इसकी वीकनेस क्या है, मीन के उसके अंदर कमजोरियाँ क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह जो कि प्रमोशन है या मीन के इस तरह बेनिफिट या अकोमोडेशन दे रहे होते हैं, अप्लाई को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब हमारे पास है थ्रेट्स, मीन के ऑर्गेनाइजेशन को इनसाइड या आउटसाइड कौन कौन से थ्रेट जो है कि फेस करना पड़ सकते हैं या फेस करनी है। सेट स्ट्रेटजी गोल मीन कि हम गोल एक अचीव कर रहे थे, हमें जो कि इस गोल के ऊपर या यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को इतनी टाइम के अंदर हमने अपने गोल सेट कर लेते हैं कि इतनी कम टाइम के अंदर हमने अपनी कंपनी के गोल को अचीव करना है। इसके अंदर स्पेसिफिक होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। तमाम स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, स्ट्रेटजी ट्रेंड, ये मोस्ट जो ये दोनों आपने याद रखने हैं, ये एज एमसीक्यू जस्ट याद रखने हैं। स्ट्रेटजी इज द कंपनी प्लान फॉर हाउ इट विल बी बेल, मीन के इसके अंदर जो कि स्ट्रेटजी का मतलब होता है हमने कंपनी के प्लान करने होते हैं, हम अपनी कंपनी को किस तरह जो कि इंटरनली स्टेबल कर सकते हैं, उसकी वीकनेस जो कि इसकी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को जो कि एंड एक्सटर्नल जो कि अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उन थ्रेट्स होते हैं, उनको जो कि हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं कंपनी के इनसाइड। अब है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग मतलब होता है कि हम जो कि मनसूबा बंदी कर लेते हैं, हम प्लान जो कि सेट कर लेते हैं, हम अपनी कंपनी के जो कि को किस तरह हम गोल अचीव करने हैं, मीन के एनालिसिस करते हैं, आइडेंटिफाई उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी वगैरह थ्रेट्स को। इस तरह हमारे पास ग्लोबलाइजेशन है, न्यू मार्केट की तरफ लेके हम जाते हैं। जिस तरह हमारे पास ग्लोबली जो कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम भी अपनी एम्प्लॉय को टेक्नोलॉजी को हम मूव करवा लेते हैं। इस तरह टेक्नोलॉजी के साथ हमें भी जो कि टेक्नोलॉजी के साथ अपने एम्प्लॉय को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की टेक्नोलॉजी को, मशीन वगैरह कुछ क्या होना चाहिए, तब्दील करने चाहते हैं। नेचर ऑफ वर्क चेंजिंग है, और हमारे पास जो कि एनवायरनमेंट की चेंजिंग की वजह से भी हमने अपनी एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन गोल को चेंज करना होता है। HR स्ट्रेटजी की रूल ये आपने पढ़ने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम है। ये हमारे ह्यूमन रिसोर्स ये आपने बिल्कुल एज इट इज़ ये 3 से 4 लाइन याद रखनी है। ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन का काम होता है कि ये सिस्टम है ऐसा जो कि हमारे पास डाटा को कलेक्ट करता है, रिकॉर्ड हो गया स्टोर, और उन डाटा को स्टोर करता है, एनालिसिस करता है, रिट्रीव करता है डाटा ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स जो होता है। इसका अंदर जो कि हमारे पास जो भी कंपनी के अंदर डाटा को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड को स्टोर करवाना, एनालिसिस करना, उनको जो डाटा को रिट्रीव करना, ये तमाम इनका काम होता है। अब है कि नेचर बेनिफिट है HRIS के, ये कंप्रिहेंसिव एक्यूरेट एंड एक्सेसिबल सिस्टम है। अच्छा, HRIS जो कि पर्पज़, फैसिलिटी, सपोर्ट, स्ट्रेट, प्रैक्टिकल, स्पेसिफिक बेनिफिट, ये आपने याद रखना है कि इसका जो कि स्पेसिफिक बेनिफिट सारे सिस्टम इंक्लूड होते हैं। इम्प्रूव प्लानिंग को इम्प्रूव करना चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो HR कॉस्ट है, उनको उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव उनको कम करना चाहिए, और हमारे पास इंफॉर्मेशन जो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होनी चाहिए, और अपनी जो कि कम्युनिकेशन लेवल जो भी है कंपनी के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन लेवल को बिल्कुल जो है कि टॉप लेवल पे करना चाहिए, बिल्कुल A1 करना चाहिए। हमारे पास एम्प्लॉई है, जॉब्स एंड वर्क है, हमारे पास कंडीशन है, पोजीशन है। HR इवेंट ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि HR जो ह्यूमन रिसोर्स की इवेंट कौन से होते हैं, रिक्रूटमेंट होती है, मीन के न्यू जो एम्प्लॉई उनको हायर करना, उनको ट्रेन करना, मोटिवेट करना, उनके अंदर डेवलपमेंट, मीन के उनको चेंजेस करना, उनको मोटिवेट करके उनके अंदर मीन कितनी एबिलिटी जो कि क्रिएट करना, ताकि वो अच्छे से अच्छी जो कि परफॉर्मेंस जो कि शो करवा सकें। अब हमारे पास है कि जो परफॉर्मेंस अप्रीशिएट है, इसके अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस वगैरह को हम देख सकते हैं, और उनकी जो कि टर्मिनेशन वगैरह जो टर्नओवर हो रहे हैं कंपनी से। अब हमारे पास स्ट्रेटजी HR प्लानिंग एंड HR इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जस्ट आप MCQs ये दोनों लाइन पढ़ लेनी। ये आ सकता है कि प्रोएक्टिव HR मैनेजर एंश्योर दैट देयर HRIS कंट्रोल्स टू कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस, ये क्या होता है, प्रोएक्टिव HR मैनेजर होते हैं। अब एक स्ट्रेटजिक टू HR कैन बी यूज टू कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ HR प्लान की, ये आपने MCQ देख लेने हैं। अब हमारे पास है कि HRIS सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी क्या होती है। HRIS एप्लीकेशन क्या है, सब मिल के वार करते हैं, हेल्प करते हैं मैनेजर की, बिकॉज कोई भी वो डिसीजन लेने में, जो भी एम्प्लॉय वगैरह होते हैं और मैनेजर वगैरह जो अकेला डिसीजन नहीं करता, वो तमाम जो एम्प्लॉय होते हैं मिलकर जो कि मैनेजर को गाइड करते हैं, हम ये काम करें, ये टास्क करना है कि उसका डिसीजन वगैरह मिलकर करते हैं। इस तरह हमारे पास HRIS सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है। HR डिपार्टमेंट को कोई पॉलिसी एंड गाइडलाइन प्रोवाइड करनी चाहिए, एम्प्लॉय की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सिक्योर होनी चाहिए, किसी थर्ड पर्सन या रॉन्ग पर्सन के पास नहीं जाए। पर्पज़ ऑफ HRIS, इसकी जो पर्पज़ है एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना, रिपोर्टिंग जो एम्प्लॉयमेंट है उनकी इन्फॉर्मेशन है। ये मैंने आपको प्रीवियस भी बता चुका हूँ HRIS के इवेंट या पर्पज़ कौन से हैं। हमारे पास कॉमन HRIS, ये आपने जस्ट अगर 5 मार्क्स आपके पास आता है तो ये आपने जो कि 5 जो कि पॉइंट कोई भी आप याद कर लेने हैं। इसके अंदर आपने याद रखना है जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब स्पेसिफिकेशन है, रिजेक्ट एप्लीकेंट जो कि उनको जो रिकॉर्ड होता है उनको मेंटेन करना, या एप्लीकेंट जो कि उनको रिजेक्ट करना, और उसके बाद सेव मनी एंड टाइम इन कंपाइलिंग रिपोर्ट है, अपनी जो उनकी मनी वगैरह जो कि ऑर्गेनाइजेशन की है उनको क्या करना है, बिन रिकॉर्ड वगैरह हमने रखना होता है। इसलिए ये आपने 3 से 4-5 पॉइंट आपने याद रखने हैं। अब हमारे पास रिलेशनशिप HRIS विद ओवरऑल MIS।
HRIS जो कि हमारे पास है, इसका जो कि इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कि हेल्थी एफिशिएंट बिजनेस मैनेजमेंट की बैकबोन होती है। मैनेजमेंट ये कंफर्म करती है वेल डिफाइंड प्रिंसिपल होने चाहिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी तरह रन हो रही हो एंड प्रिपेयर कर रहे होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइड ये होता है हमारे पास। और MIS का जो आपने एब्रीविएशन याद रखना है एज MCQs, ये होता है हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। और हमारे पास MIS इज़ द मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर बेस्ड, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। और ये हमारे पास ये भी HRIS इज़ द पार्ट ऑफ MIS, या आपसे पूछ सकते हैं कि MIS इज़ द पार्ट ऑफ HRIS। ये हमारे पास जो 3-4 MCQs हैं, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट हो रहा है, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का ये होता है कि हम जॉब एनालिसिस को जज कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं जो भी कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय वगैरह वर्क कर रहे हैं, हमारे जो भी हम जॉब के रख रहे हैं वो अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं, ये नहीं स्किल वर्कर हैं, एजुकेशन उनकी वेल है, ये तमाम हम क्या कहते हैं जॉब एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं। अब है कि हमारे पास पर्पज़ ऑफ द जॉब एनालिसिस, मेजर ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ रिक्वायर होती हैं। मेजर उनकी ड्यूटीज़ जो हैं वो जो परफॉर्म कर होते हैं वो रिक्वायर होते हैं। और कंडीशनल अंडर विच दी जॉब इस परफॉर्म, जो कि वो कंपनी के अंदर जो भी परफॉर्म कर रहे होते हैं वो वेल एंड डिफाइंड परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अब हमारे पास है कि जॉब्स क्या होती है। जॉब अगर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए इनके डिफरेंट जो ऑपरेशन होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं जॉब के अंदर। पोजीशन में इनका हम जो सेट कर लेते हैं इसके अंदर हर जो पर्सन होता है वो इंडिविजुअली जो कि ड्यूटीज़ जो परफॉर्म कर रहा होता है। टास्क का मतलब होता है कि इसके अंदर जो एक्टिविटी जो एम्प्लॉय को दी जाती है इसमें भी मूव कर रहे होते हैं, एक्टिविटी इंक्लूड होती है। मीन को उनको टास्क दीजिए वो टास्क को अच्छी तरह परफॉर्म कर सकें। ड्यूटी भी होती है, ये हमारे पास लार्ज वर्क सेगमेंट कंपोज ऑफ सेवरल टास्क के लिए किया जाता है। बहुत सारे जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम जो भी एम्प्लॉय यार करते हैं वो मिलकर वो उस काम को करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन के हम जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, जो वो काम कर रहे होते हैं, ड्यूटीज़ वगैरह जो सरंजाम दे रहे होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कंपनी के लिए अच्छी से अच्छी तरह काम करें। अब जो जॉब एनालिसिस डिफाइन मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ कि ये हमारे पास होती है, ये हम इसमें अंदर जो कि एनालिसिस जज कर रहे होते हैं पर्सन को जो हमने हायर किए होते हैं वो अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं। हमारे टास्क जो उनको असाइन किए जाते हैं वो वेल एंड डिफाइंड, जो टाइम को भी देख मद्देनज़र रख कर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं कि नहीं। अब हमारे पास रीज़न ऑफ कनेक्टिंग जॉब एनालिसिस है, इसके अंदर स्टाफिंग है। स्पिन का हम जो कि आ रही है कि जो स्टाफ हम रख लेते हैं ताकि हमारे पास अच्छी तरह से वो काम सर अंजाम दे सकें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग मैंने हमने जब भी कोई भी न्यू पर्सन को हायर करना होता है हम क्या करते हैं कि उनको वेल एंड एजुकेटेड पर्सन हायर करता है, किसके पास कोई स्किल में कम पेशी है हम उनको जो पहले मोटिवेट या लीड करते हैं, उनको उसके स्किल सिखाते हैं। उसके बाद उनको अगर हायर करते हैं वो हमारी कंपनी के लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा और हमारे गोल अचीव करने के में भी आसानी होगी। अब हमारे पास कंपनसेशन एंड बेनिफिट, कंपनसेशन और बेनिफिट में ये होता है कि जो हमारे पास एम्प्लॉय वगैरह वर्क कर रहे होते हैं उनको बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं, उनकी प्रमोशन करते हैं, उनको अकोमोडेशन वगैरह देते हैं, उनको इंसेंटिव देते हैं ताकि वो हैप्पली जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क कर सकें। आप सेफ्टी एंड हेल्थ हमने जो कि उनके जो हमारे जो कि उनकी हेल्थ होती है उनके मुतालिक भी हमने देखना होता है, उनको इनके सेहत कार्ड वगैरह देने होते हैं, उनको हेल्थ के लिए भी कुछ थोड़े बहुत मीन के बकेट्स वगैरह देने होते हैं ताकि वो अपनी हेल्थ या सेफ्टी इंश्योरेंस वगैरह देनी होती है ताकि अगर कोई भी वो बीमार वगैरह हो जाते हैं या उनकी फैमिली में से तो वो क्या कर सके ऑर्गेनाइजेशन से जो के थ्रू जो है कि वो अपना इलाज मुआवजा करवा सकें। एम्प्लॉई एंड लेबर रिलेशन, एम्प्लॉई और लेबर का जो रिलेशन होता है आपस में अच्छा होना चाहिए। देखिए ये इसके अंदर है वो आपस में मिलकर जो कि काम करते हैं। लीगल कंसिडरेशन, लीगल को मैंने बता दिया है कि इसके अंदर जो है हमें अपनी कंपनी को कोर्ट से दूर रखना है ताकि हमारी रेपुटेशन जो ख़राब ना हो। जॉब एनालिसिस पार्टी में जो भी आज का जो कि हमारे आस व्हाट इज़ योर जॉब डिस्क्रिप्शन या राइट मी वेल इज़ बेटर। जॉब एनालिसिस का मतलब कि फार टीम के जॉब एनालिसिस करते हैं कि वो मीन किस तरह का वर्क कर रहे हैं, किस तरह अपनी जो काम को सर अंजाम दे रहे हैं। वैन जॉब एनालिसिस परफॉर्म किस्म करनी चाहिए वैन द ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारे पास जो कि ऑर्गेनाइजेशन जो कि बनती है उस वक्त जो जॉब एनालिसिस परफॉर्म होती है। और सेकेंडली उस वक्त होती है जब हम न्यू जॉब को क्रिएट करते हैं। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है तब हम जो जॉब एनालिसिस को परफॉर्म करते हैं, सेकेंडली जब जॉब क्रिएट होती हैं। अब अगर यूज़ ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मीन के उनके न्यू जो एम्प्लॉय होते हैं उनको हायर करना होता है, उनकी सिलेक्शन करनी होती है अच्छी। मीन के सिलेक्शन के लिए हम देखना उनके पास स्किल है कि नहीं है। कंपनसेशन मतलब होता है उनको बेनिफिट देते हैं, अकोमोडेशन देते हैं, उनको इंसेंटिव देते हैं, जी तमाम जो तो उनकी प्रमोशन वगैरह करते हैं एम्प्लॉय ताकि वो हैप्पली वर्क करते हैं। परफॉर्मेंस एप्रीजल, परफॉर्मेंस मीन का हम देखते हैं कि जो भी वो टास्क वर्क को दिया जाता है वो किस तरह अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। अब ट्रेनिंग मीन के उनको मोटिवेट करते हैं कि उनको लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छे जो कि टास्क को परफॉर्म कर सकें। डिस्कवरिंग अनसाइन ड्यूटीज़ होती हैं, जॉब एनालिसिस कैन हेल्प रिवील, जो कि जॉब एनालिसिस होता है ये हेल्प करता है कि रिवील अनसाइन ड्यूटीज़ को।
EEO कंप्लाइंस, ये मैंने आपको ऊपर बताया, ये एक अदारा था जो, ये आपने याद रखना है। EEO कंप्लाइंस क्या था? स्टेप जॉब एनालिसिस है। स्टेप जॉब एनालिसिस का हम देखना होता है कि आइडेंटिटी हाउ द इंफॉर्मेशन विल बी यूज, आइडेंटिफाई करना होता है कि हमने इंफॉर्मेशन किस तरह इस्तेमाल करनी है। रिव्यू जो कि रेलिवेंट बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को क्या करना है, रिव्यू करना होता है, देखना होता है और क्या करना है, सेलेक्ट करना होता है रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन को, एनालिसिस करना होता है जॉब को, रिव्यू एंड वेरीफाई करना होता है जॉब एनालिसिस को, एंड डेवलप करनी होती है डिस्क्रिप्शन को। अब हमारे पास है कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है। जॉब डिस्क्रिप्शन उन जॉब एनालिसिस आउटकम जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब इज़ रिटन, ये एक रिटन स्टेटमेंट है। इसने करना क्या है, कौन कौन सी ड्यूटी एक्टिविटीज़ के परफॉर्म करनी होती हैं, ये हमारे पास जो रिटन स्टेटमेंट होती है जॉब होल्डर को दी जाती है। उस फिर वो क्या करता है, अपना वर्क स्टार्ट करता है। इसके अंदर जॉब आइडेंटिफिकेशन है, जॉब समरी है, ये तमाम पॉइंट आपने रीड आउट कर लेने हैं। हमारे पास है जॉब स्पेसिफिकेशन है, जॉब इसके के इंसाइड ये वो हमारे पास था। जॉब डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको डिस्क्राइब किया होता है, लिखा होता है, रिटन लिखा होता है। अब जॉब स्पेसिफिकेशन है, ये दोनों का डिफरेंस भी याद रखना है। जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर इसके इंसाइड लिखा होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर हमने कोई भी एम्प्लॉय वगैरह हायर करने हैं तो हम ऊपर जो कमेंशन कर देते हैं, जब एडवर्टाइजमेंट करनी होती है ये वगैरह जो भी, तो उसमें हम दे देते हैं मिनिमम जो कि इसकी MBA होना चाहिए, BS होना चाहिए, ग्रेजुएशन स्टूडेंट होना चाहिए, PhD होना चाहिए, तमाम हम जो कि वहाँ पे मेंशन कर दिए। हमारे पास कराते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। अब हमारे पास जॉब एवोल्यूशन है, मीन कि जॉब एवोल्यूशन जिसमें जॉब की वर्थ को फाइंड किया जाता है, उनकी इंपॉर्टेंस जो को कंपेयर करके कितनी वर्थ है उनको कंपेयर करके हम जो कर सकते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट की टर्म्स ये आपने याद रखनी। जॉब एनालिसिस क्या होता है, जॉब एनालिसिस का मैंने आपको ऊपर बता चुका हूँ, जॉब स्पेसिफिकेशन को बता चुका हूँ। जॉब एनालिसिस करते हैं, स्पेसिफिकेशन के अंदर के अंदर डॉक्यूमेंट जो है के इनसाइड जो मिनिमम एक्सेप्टेंस तलीम क्या होती है, कितनी क्वालिफिकेशन वाले पर्सन को हम हायर करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन हम ऊपर जो मेंशन कर देते हैं उसमें कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करना होता है, कैसे करना है, अचीव करना है।